हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जाम्पलर में आपका स्वागत है। आज हम उत्तराखंड के आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हिंदी भाषा के टॉपिक लिपि चिन्ह के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि हम लोग देखते हैं, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि के लिए स्वर ध्वनि के लिए अ, आ और व्यंजन के लिए क ख अक्षरों का प्रयोग हुआ है। लेकिन इन्हीं वर्णों के माध्यम से हमारी पूरी भाषा का विकास नहीं होता है। इसके अलावा कुछ लिपि चिन्हों का विकास भी हुआ है। इन्हीं लिपि चिन्हों के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिपि चिन्हों के प्रकार। लिपि चिन्ह कितने प्रकार के? मुख्यतः लिपि चिन्ह दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं विराम चिन्ह, दूसरे होते हैं विरामेतर चिन्ह। विराम चिन्ह के अंतर्गत आते हैं अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक और विस्मयबोधक। और बाकी जितने भी ये चिन्ह आते हैं, यह सारे के सारे चिन्ह विरामेतर लिपि चिन्ह कहलाते हैं। विराम चिन्ह, विराम का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव या रुकना। पढ़ने या लिखने के दौरान रुकने के लिए या ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उनको विराम चिन्ह कहते हैं। यदि हम किसी वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग न करें तो उस वाक्य का अर्थ का अनर्थ हो सकता है। जैसे यहाँ उदाहरण में दे रखा है रोको मत जाने दो, दूसरे में दे रखा है रोको मत जाने दो। तो पहले वाक्य में रोको के बाद अल्प विराम लगा रखा है, तो इसका अर्थ हो गया उसको रोको और आगे जाने मत दो। इसका अर्थ है उसको रोको जाने मत दो। और दूसरे वाक्य का अर्थ है रोको मत जाने दो, तो इसका अर्थ है उसको रोको मत, उसको जाने दो। एक में उसको रोकने की बात चल रही है, दूसरे में उसको नहीं रोकने की बात चल रही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पूर्ण विराम चिन्ह की। जो पूर्ण विराम का शाब्दिक अर्थ होता है उसका अर्थ होता है रुकना या ठहरना। पूर्ण विराम को दर्शाने के लिए हिंदी भाषा में उसको खड़ी पाई का प्रयोग किया जाता है। जो भी वाक्य होता है, वाक्य को समाप्त करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसको पूर्ण विराम चिन्ह कहते हैं। अब पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ करना है, कैसे करना है, वो देखते हैं। पहला तो करते हैं वाक्य के अंत में। जब कोई भी वाक्य समाप्त होता है उसके अंत में हम पूर्ण विराम लगाकर उस वाक्य का अंत करते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पे पूर्ण विराम लगा के इस वाक्य को समाप्त कर दिया गया है। दूसरा इसका प्रयोग करते हैं कहानी या उपन्यास लिखने में। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि वह डाकू कितना भयानक था उसका चेहरा। जब हम उपन्यास लिखते हैं, यहाँ पे डाकू की बात हो रही है, डाकू के बारे में बता रखा है, उसका जो चेहरा था वह कितना भयानक था। इस तरह से कहानी और उपन्यासों में पूर्ण विराम लगाए जाते हैं। तीसरा इसका प्रयोग है छंद के चरणों की समाप्ति पर। जैसे यहाँ पे एक छंद है मन मथुरा दिल द्वारिका, काया काशी जान। जान के बाद एक पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया गया है। यह इसके एक छंद की समाप्ति कर रहा है। इसी का दूसरा छंद शुरू हो रहा है कबीरा तहाँ आइए जहाँ इन तीनों आन। यहाँ पे दो पूर्ण विराम चिन्ह लगाकर इस पूरे छंद को समाप्त किया गया है। यह तो थे हमारे पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ किया जाता है। अब हम बात करते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक का प्रयोग ऐसे वाक्यों के अंत में किया जाता है जहाँ प्रश्न करने या पूछे जाने का बोध हो। उसको हम इस तरीके से दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण दे रखा है क्या आप प्रयागराज में रहते हैं, यहाँ पर क्या प्रश्न पूछ रखा है। कई बार होता है कि जैसे कोई प्रश्नवाचक शब्द होते हैं क्या, क्यों, कैसे, कब, कितना, कहाँ। जहाँ यह शब्द लगे होते हैं हम जनरली वहाँ पे क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। लेकिन हर बार इन शब्दों के आधार पर हम प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि इन शब्दों के बिना भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ पे एक वाक्य है आप दिल्ली जा रहे हैं, यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है। इस वाक्य में जो क्या है ये पहले से ही इस वाक्य में अंतर्निहित है। तो इस पूरे वाक्य का जो आश्रय होगा वह होगा क्या आप दिल्ली जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बिना लगाए हुए भी इस वाक्य में प्रश्न का बोध हो रहा है। अगला है विस्मयबोधक या आश्चर्य चिन्ह। इसको इस तरह से दिखाते हैं। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब कोई मनोविकार सूचक शब्द जैसे खुशी या हर्ष, विषाद
विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय, इस तरह के वाक्यों के अंत में विस्मयबोधक चिन्ह लगाए जाते हैं। जैसे उदाहरण है ओह, इसके बाद विस्मयबोधक चिन्ह लगाया गया है। बहुत कठिन समय चल रहा है। दूसरा उदाहरण है हे राम, अब मेरा क्या होगा। तो हे राम के बाद विस्मयबोधक चिन्ह लगाए जा रहे हैं। अगला है अल्प विराम चिन्ह। इसको इस तरीके से दिखाते हैं या इसको कॉमा भी कहते हैं। इसका अर्थ होता है अल्प। अल्प का अर्थ होता है थोड़ा और विराम का अर्थ होता है रुकना, यानी कि अर्थात थोड़ा सा रुकना। जब हम कोई वाक्य होता है उसके बीच में थोड़ा सा रुकते हैं, वहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसके संबंधित कुछ नियम हैं कि इनका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। जैसे 2 से अधिक वाक्यों में यदि संयोजक अवयव और लगा हो या लगने की उम्मीद हो, वहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे सोहन जी रोज आते हैं, फिर अल्प विराम, थोड़ा रुकेंगे, उसके बाद टाइपिंग करते हैं और चले जाते हैं। तो यहाँ पर हम और का भी प्रयोग कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर 2 बार और का प्रयोग हो जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर किसका प्रयोग किया है, कॉमा का प्रयोग किया है। दूसरा है यदि वाक्यों के बीच में अवयव शब्द किंतु, परंतु, इसलिए, पर, क्योंकि, लेकिन, अतः, इसी से आदि शब्द आए तो इससे पहले अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं संतोष के हॉस्टल पहुंचा, परंतु वह नहीं था। परंतु से पहले यहाँ अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। अगला इसका प्रयोग है जब हम किसी व्यक्ति की उक्ति या संवाद लेखन को लिख रहे हों तो उस उक्ति या संवाद के पहले अल्प विराम लगाते हैं। जैसे नेताजी ने कहा, इसके बाद हमने अल्प विराम लगा रखा है। क्या कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यानी किसी की उक्ति है या किसी का कोई संवाद है, उससे पहले अल्प विराम लगाया जाता है। अगला है जहाँ शब्दों की पुनरावृत्ति की गई, वहाँ भावों पर विशेष बल देने के लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सुनो सुनो, वह गा रहा है। अगला नियम है जब किसी व्यक्ति को संबोधित किया जाता है तो संबोधन वाक्य के बाद अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अभय, फिर अल्प विराम, कल तुम क्या कर रहे हो। अगला है यदि किसी वाक्य में यह, वह, अब, तब, या तो आदि शब्द लुप्त हों तो वहाँ पर हमें अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए। जैसे गुरुदेव जो कह रहे हैं कान लगाकर सुनो। यहाँ पर कॉमा के बाद क्या आ सकता है, वह कान लगाकर सुनो। तो वह यहाँ पर क्या हो गया है, लुप्त हो गया है, उसको हमने हटा दिया है, तो उसकी जगह हमने अल्प विराम का प्रयोग किया है। अगला नियम है हाँ, नहीं, बस, सचमुच, अतः, वस्तुतः, अच्छा आदि शब्दों से प्रारंभ होने वाले वाक्यों में इन सभी शब्दों के बाद अल्प विराम का प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा वह वाक्य क्या हो जाता है, गलत माना जाता है। जैसे हाँ, फिर उसके बाद अल्प विराम, मैं विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। अगला है अर्धविराम चिन्ह। जिन वाक्यों में अल्प विराम से थोड़ा अधिक और पूर्ण विराम से थोड़ा कम समय ठहरने के लिए लगता है, वहाँ अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः हम देखते हैं कि एक वाक्य जब दूसरे वाक्य के साथ कोई संबंध बताता है या संबंध स्थापित करता है तो हम वहाँ पर अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। इसके कुछ नियम हैं कि हम अर्धविराम का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। जैसे 2 या 2 से अधिक उपाधियों को एक साथ लिखने के लिए अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर हम कहीं पे BA लिखते हैं, उसके बाद हम कॉमा लगाते हैं, यह गलत है। BA के बाद हम क्या लगाएंगे, अर्धविराम लगाएंगे, उसके बाद हम MA लिखेंगे, फिर अर्धविराम का प्रयोग करेंगे, फिर हम LLB लिखेंगे। इस तरीके से हम अर्धविराम लगाते हुए आगे बढ़ेंगे, न कि अल्प विराम लगाएंगे। अगर हम यहाँ पे अल्प विराम का प्रयोग कर रहे हैं तो ये हमारा गलत माना जाएगा। अर्धविराम ऐसे उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है जिन्हें और के माध्यम से नहीं जोड़ा जा सकता। जैसे अल्प विराम में हमने देखा था और लगाकर हम और की जगह हम कॉमा का प्रयोग करते थे, लेकिन जो अल्प विराम होता है, अल्प विराम हम और की जगह प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे इस वाक्य में है यह जूता ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, यह काटता है। यहाँ पे 2 वाक्य हैं, यह जूता ज़्यादा दिन नहीं चलेगा और दूसरा वाक्य है यह काटता है।
इन दोनों के बीच एक संबंध है। इन दो संबंधों को जोड़ने के लिए आपस में अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। अर्धविराम का प्रयोग तभी किया जाएगा जब दोनों वाक्यों के बीच कुछ न कुछ संबंध होगा। बिना संबंधों के इनके बीच अर्धविराम का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो यह तो थे विराम चिन्ह। अब हम बात करते हैं विरामेतर लिपि चिन्ह। इसमें सबसे पहला है योजक चिन्ह। इसको सामासिक चिन्ह भी कहते हैं। इसके प्रयोग के नियम इस प्रकार हैं। जब एक साथ दो विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो उनके बीच में योजक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे दिन रात, अमीर गरीब, लाभ हानि, शुभ अशुभ, पाप पुण्य, लघु गुरु, जड़ और चेतन। तो इन शब्दों के लिए योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है जब दो समान अर्थों वाले शब्दों की पुनरावृत्ति होती है तो उनके बीच भी योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कपड़ा लत्ता, धन दौलत, जीव जंतु, रुपया पैसा, मान मर्यादा, हाट बाजार, साग पात, कूड़ा कचरा। तो इन शब्दों के बीच भी योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है जब कोई संज्ञा शब्द दो बार प्रयोग किया जाता है तो उनके बीच भी योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे घर घर, गांव गांव, रोम रोम, राम राम, कण कण, बूंद बूंद। इन शब्दों के बीच योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अगला है जब दो ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, एक का तो कोई अर्थ निकले और दूसरे का कोई अर्थ ना हो, तो उनके बीच भी योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे पानी वानी, रोटी वोटी, डंडा वंडा, अनाप शनाप। तो इनके बीच योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अगला है दो एक समान क्रियाओं के मध्य योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मारना पीटना, पढ़ना लिखना, खाना पीना, दौड़ना घूमना, नहाना धोना। तो इन सभी के बीच योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अगला है निर्देशक चिन्ह। यह भी योजक चिन्ह की तरह होता है, लेकिन यह योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग विषय, विवाद, संबंधित जितने भी शीर्षकों के आगे या उदाहरण के पश्चात या कोई कथन कहा गया है उसके कहने वाले नाम के आगे इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे दिया गया है बैठक में आने वाले विद्यार्थी थे, तो यह निर्देशक चिन्ह लगाकर दर्शाया गया है। विपुल, प्रतीक, कुणाल आदि। अगला उदाहरण है नानी ने स्पष्ट किया। फिर निर्देशक चिन्ह से क्या स्पष्ट किया? वह बीमारी के कारण नहीं आई थी। योजक चिन्ह जोड़ने का काम करता है और निर्देशक चिन्ह का प्रयोग जोड़ने के लिए नहीं किया जाता है। इसका प्रयोग किसी को निर्देश देने के लिए या संबोधित करने के लिए किया जाता है। अगला है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश में जानकारी, सूचना और निर्देश आदि को दर्शाने या विवरण देने के लिए किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर इसमें बताया गया है कि वाक्य के दो भेद होते हैं। पहला होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। ऐसे दूसरा उदाहरण दे रखा है सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। उसके बाद विवरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। उसके बाद इनके विवरण बताए जाएंगे। 6 भेद कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। अगला है लाघव चिन्ह। इसको संक्षेप सूचक चिन्ह भी कहा जाता है। इसका प्रयोग किसी बड़े नाम को या शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसको शून्य के आकार में लिखा जाता है। जैसे उदाहरण में दर्शाए गए हैं डॉक्टर। डॉक्टर को पूरा न लिखकर यहाँ पे डा फिर लाघव चिन्ह को लगाया गया है। ऐसे ही विश्वविद्यालय के लिए वी फिर उसके बाद लाघव चिन्ह फिर वी विश्वविद्यालय। ऐसे ही उत्तर प्रदेश को लिखने के लिए उ फिर लाघव चिन्ह फिर प्र फिर लाघव चिन्ह। अगला है लोप चिन्ह। इसको लोप चिन्ह या वर्जन चिन्ह भी कहते हैं। जब किसी कथन को कहना नहीं हो बल्कि पाठक के विचार के लिए छोड़ दिया जाए, उसकी कल्पना के आधार पर उसको छोड़ दिया जाए, तो 3 बिंदुओं द्वारा उसको चिन्हित किया जाता है। उसको लोप चिन्ह कहते हैं। जैसे उदाहरण में दिया गया है देखो
तुम ठीक रास्ते पर चलो वरना, फिर 3 डॉट द्वारा यहाँ पे लोप चिन्ह दिया गया है, तो इसकी जगह आप अपने अनुसार कोई भी शब्द भर सकते हो। दूसरा है, जब कभी हम रिक्त स्थान के लिए कोई खाली जगह छोड़ते हैं उसके लिए भी 3 डॉट का प्रयोग किया जाता है, इसको भी लोप चिन्ह कहते हैं। जैसे उदाहरण में दिया गया है, उत्तराखंड में डैश डैश जिले हैं, तो यहाँ पे आएगा 13। ऐसे अगला उदाहरण है, उस बदमाश ने मुझे भद्दी गालियाँ दी, उसने कहा कि, अब यहाँ पे डैश डैश जगह छोड़ दिया गया है, तो इसकी जगह पर गालियों पर यहाँ पर हम यानी कि कोई चिन्ह दर्शा नहीं सकते हैं, तो उसकी जगह हमने क्या कर दिया, यहाँ पे डैश डैश करके उसको प्रदर्शित किया है, यानी कि वो चीज़ें यहाँ पर वर्जित हैं, उसको हम यहाँ पे लिख नहीं सकते हैं, इसलिए उसको वर्जित चिन्ह या लोप चिन्ह से दर्शा दिया गया है। अगला है अनुवृत्ति चिन्ह। जब लिखे हुए शब्द या वाक्य को नीचे भी आवृत्ति करनी हो तो अनुवृत्ति चिन्ह लगाया जाता है। जैसे उदाहरण में दिखा रखा है, श्रीमती ललिता देवी। अब दूसरा नाम है रेखा देवी, तीसरा नाम है अनुपमा देवी। इन दोनों नामों में भी श्रीमती लिखना था, तो उसकी जगह पर हमने क्या किया, श्रीमती की जगह 2 बार अनुवृत्ति चिन्ह का प्रयोग किया। इस तरीके से हम अनुवृत्ति चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगला है विकल्प चिन्ह। जब कई विकल्पों को एक साथ प्रस्तुत करना हो या उनमें से किसी एक को चुने जाने की स्थिति हो तो विकल्प चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसको इंग्लिश में स्लैश चिन्ह भी कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर इसमें बता रखा है, आप एक बड़ा शहर या एक छोटा गांव चुन सकते हैं, यानी कि एक बड़ा शहर चुन लो या एक छोटा गांव चुन लो। इन दोनों में से इसमें विकल्प दे रखा है कि इन दोनों में से आपको एक चुनना है, तो ये और इसको विकल्प चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया गया है। अगला है एकल अवतरण चिन्ह। किसी वाक्य में किसी खास शब्द पर जोर देने के लिए एकल अवतरण या उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण है, रामधारी सिंह दिनकर ने कुरुक्षेत्र में युद्ध की स्थितियों से बचने का संदेश दिया है। यहाँ पर जो ये दिनकर दे रखा है, यह दिनकर सूर्य न होकर रामधारी सिंह दिनकर का उपनाम है, और जो ये कुरुक्षेत्र है यह हरियाणा का एक शहर न होकर रामधारी सिंह दिनकर की काव्य रचना है। तो यहाँ पर हमने एकल अवतरण द्वारा इसको एक विशेष शब्द के रूप में प्रदर्शित किया है। दूसरा है, यदि किसी के कथन के बीच किसी और का कथन हो तो एकल अवतरण द्वारा उसको प्रदर्शित करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर, शिक्षक ने विद्यार्थियों से पूछा, जो पूछा है वो उद्धरण चिन्ह के अंदर हमने डाल दिया है कि तुम जब मैदान में खेल रहे थे तब कैप्टन ने तुमसे कहा। अब इसी के अंदर एक दूसरी बात कही जा रही है, तुम बाहर जाओ। इसको एकल अवतरण चिन्ह के अंदर बताया गया है। यदि किसी कथन में एक बात कही जा रही है, उसी के अंदर कोई दूसरी बात कही जा रही है, तो उसको एकल अवतरण चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अगला है उद्धरण या अवतरण चिन्ह। जब किसी कथन को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना हो तो उद्धरण या अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं डुअल कोट्स। जैसे उदाहरण बता रखा है, रामधारी सिंह दिनकर ने कहा, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र मेरी सर्वोत्कृष्ट रचना है। तो यह रामधारी सिंह दिनकर का वक्तव्य था, उसको ज्यों का त्यों बताया गया है यहाँ पर। दूसरा है, जयशंकर प्रसाद ने कहा कि कामायनी मानव के विकास और मनोवैज्ञानिक गाथा है। यह जयशंकर प्रसाद के बोल हैं, उनको ज्यों के त्यों यहाँ प्रस्तुत किया गया है, तो उनको उद्धरण या अवतरण चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अगला है कोष्टक। इसका प्रयोग किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने या क्रमांकों को घेरने के लिए या नाटकों के पात्रों के गतिविधियों या रंग के संकेतों के लिए होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर, सुमित्रा नंदन, यह किसी का नाम है और यह नाटक में लक्ष्मण का पात्र कर रहे हैं, इसलिए इनका नाम लक्ष्मण लिखा गया है। ऐसे ही कैंतेय, यह किसी का नाम है और यह अर्जुन का पात्र कर रहे हैं,
और राधे यह किसी का नाम है और यह कर्ण का पात्र कर रहे हैं। दूसरा है उत्तराखंड में 2 मंडल हैं और ब्रैकेट के अंदर पहला मंडल कुमाऊं, दूसरा मंडल गढ़वाल। तो ब्रैकेट के अंदर 1 लिखा गया है, यह इनके क्रमांकों को प्रदर्शित कर रहा है। अगला आता है वर्गाकार कोष्ठक। इसका प्रयोग भूल सुधारने या शब्द में किसी त्रुटि को सही दिखाने के लिए किया जाता है और इसका प्रयोग जब 2 कोष्ठक एक साथ आते हैं तो तब किया जाता है। उस दशा में इस कोष्ठक के अंदर छोटा वाला कोष्ठक डाला जाता है और इसका उदाहरण है अनुवादित, यानी कि अनुवाद किया गया। तो अनुवादित न होकर यहाँ पर क्या था, अनुदित था, यानी कि कहा गया था, तो इसको भूल सुधार किया गया है। तो अनुवाद की जगह क्या होगा, अनुदित होगा। अगला है सर्पाकार कोष्ठक। इनका उपयोग एक वाक्य के ऐसे शब्दों को मिलाने में होता है जो अलग अलग पंक्तियों में लिखे जाते हैं और इनका संबंध किसी एक साधारण पद से होता है, तो उस दशा में सर्पाकार कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। अगला है स्मरण चिन्ह। लेखक जब किसी शब्द या वाक्यांश को लिखते समय भूल जाता है या बाद में ध्यान आने पर कुछ नया शब्द जोड़ता है तो स्मरण चिन्ह या हंसपद या काकपद या त्रुटिपद का प्रयोग करता है। तो इन सभी को इस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। उदाहरण के तौर पर मैदान में खेल रहे थे, कौन खेल रहे थे उसमें याद नहीं आया, बाद में इसमें सुधार किया गया, वो था बच्चे। अगला है रेखांकन चिन्ह या इसको अंडरलाइन भी कहते हैं। जब किसी कथन, कुछ खास वर्ण, शब्द या वाक्यांश वाक्य में विशेष महत्व होते हैं तो उनकी ओर पाठक का ध्यान देने के लिए उनको रेखांकन किया जाता है। उदाहरण के तौर पर भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 से 1947 तक 90 वर्षों तक चला। 90 वर्ष यहाँ पे रेखांकित किया गया है। यह आज़ादी अनेक लोगों के अनेक प्रकार की कुर्बानियों से मिली। जो यहाँ पे अनेक हैं, इनको भी रेखांकन किया गया है या अंडरलाइन किया गया है। अगला है दीर्घोच्चारण चिन्ह या दीर्घ उच्चारण चिन्ह। जब वाक्य किसी विशेष शब्द के उच्चारण में अन्य शब्दों की अपेक्षा अधिक समय लेता है तो उसको दीर्घ उच्चारण चिन्ह कहते हैं। इसको उल्टे 5 की तरह से दिखाया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर नहीं तुम मत आना, तो यहाँ पे ही को काफ़ी लंबा खींचा गया है। जैसे दूसरा उदाहरण है हे राम, तो जो म है उसको काफ़ी लंबा खींचा गया है। तो जो ये चिन्ह दिखाते हैं किसी एक शब्द के उच्चारण को काफ़ी लंबा करने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अगला है समाप्ति सूचक चिन्ह, जिसको अंडरलाइन, जीरो फिर अंडरलाइन से प्रदर्शित किया जाता है। यह किसी लेख अथवा पुस्तक या फिर अध्याय की समाप्ति पर चिन्ह लगाए जाते हैं। जैसे यह अध्याय समाप्त हो गया है, अध्याय समाप्त के लिए इस तरीके का चिन्ह प्रयोग किया जाता है। और अगर कोई पुस्तक समाप्त हो रही है तो उसके अंतिम पेज में इस तरीके से 3 लाइनें बना के उसको पुस्तक समाप्ति के चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो इसी के साथ हमारा लिपि चिन्ह नामक टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।